जो है आपके लिए रामबाण है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता दूंगा, प्रीवियस क्वेश्चन सारे करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो हम आज डिस्कस करेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला टॉपिक है फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बेसिक टॉपिक है, यानी कि यहाँ से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप इसका ईजिली आंसर दे सकते हैं। इस वीडियो में हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय। मास डेंसिटी का मतलब होता है, सिंपली हम कह सकते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ये मतलब होता है मास डेंसिटी या फिर डेंसिटी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक मास, क्योंकि मास को हम वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं तो इसे हम स्पेसिफिक मास भी बोल सकते हैं। और मास का यूनिट जो होता है वो होता है आपका किलोग्राम और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो आपके डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि बल्क मॉड्यूलस होता क्या है। बल्क मॉड्यूलस को हम के से डिफाइन करते हैं और ये होता है चेंज इन प्रेशर, यानी कि डेल्टा पी अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा आपका डी वी अपॉन वी। यहाँ पे एक नेगेटिव साइन होता है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि जब हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारा वॉल्यूम डिक्रीज होगा। कैसे होगा? जैसे मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ये हमारा कोई एक सिलेंडर है और यहाँ पे पिस्टन लगाया हुआ है, तो यदि हम इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो ये कंप्रेस्ड होगा। जब कंप्रेस्ड होगा यानी कि हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये वॉल्यूम जो है आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। और एक होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो होता है ये आपका बल्क मॉड्यूलस का रिवर्स होता है। और बल्क मोड, ये जो आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई भी फ्लूइड जो है वो कितना कॉम्प्रेसिबल है, यानी उसको हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं। यदि बीटा की वैल्यू 0 है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीजेज विद द प्रेशर। क्योंकि जो बल्क मॉड्यूलस है क्या होता है? डी पी अपॉन माइनस डी वी अपॉन वी, यानी कि जो बल्क मॉड्यूलस है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा बल्क मॉड्यूलस इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द राइज और फॉल ऑफ हेड एज इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर डी एंड लिक्विड सरफेस टेंशन सिग्मा एंड द स्पेसिफिक वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू। तो फ्रेंड्स मान लो ये हमारा कोई कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड है, फ्लूइड है, ठीक है। तो यदि इसके अंदर हम एक कोई पतली ट्यूब डाल देते हैं तो ये हमारा लिक्विड जो है या तो राइज होगा एच हाइट तक, और या फिर ये एच हाइट तक डिप्रेस्ड हो जाएगा। डिप्रेस्ड यानी कि नीचे चला जाएगा। अब ये नीचे क्यों चला जाता है या ऊपर क्यों चला जाता है? ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी की वजह से होता है। और वो कौन सा फोर्स होता है? कोहेशन फोर्स की वजह से। यानी कि यदि डिप्रेस्ड हो रहा है तो कोहेशन फोर्स ज़्यादा है, और यदि इंक्रीज हो रहा है तो एडिशन फोर्स ज़्यादा है। अब एडिशन और कोहेशन क्या होता है? एडिशन का मतलब होता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, यानी कि ये हमारा मान लो वाटर है, वाटर और ये ग्लास की ट्यूब है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो ये राइज होगा। और यदि हमारा मरकरी है तो मरकरी के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, यानी कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ज़्यादा है, यानी कि कोहेशन फोर्स ज़्यादा है, तो वो फॉल हो जाएगी, यानी कि इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो जाएगा। अब ये हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे सिग्मा जो है आपका सरफेस टेंशन है, और थीटा जो है ये आपका जो मेनिस्कस है ऊपर वाला, इस ऊपर वाले को हम बोलते हैं मेनिस्कस। ये जो है ट्यूब के साथ में कितना एंगल बना रहा है उसको हम बोलते हैं थीटा एंगल। और उसके बाद में रोतो डेंसिटी होगी, जी आपका ग्रेविटेशन फोर्स है, और डी जो है ये ट्यूब का डायमीटर है। अब होती है एक वेट डेंसिटी, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट का मतलब होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो वेट पर यूनिट वेट क्या होता है? M इंटू जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि M अपॉन V क्या होता है? रो हो जाएगा, और ये हो जाएगा G, यानी कि रो G को हम क्या लिख सकते हैं? W लिख सकते हैं।
तो W इंटू डी। यदि थीटा की वैल्यू 0 है, आइडियल कंडीशन हम मानते हैं थीटा की वैल्यू 0 है, तो कोस 0 क्या हो जाएगा 1, और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा 4 सिग्मा अपॉन रो जी को हम लिख सकते हैं W, और D हो जाएगा यानी कि 4 सिग्मा अपॉन WD। ये कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 4 सिग्मा अपॉन WD। आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी। जो कंडीशन दे रखी होगी वो आप उसके हिसाब से आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पे यदि हमारा मरकरी है और ये हाइट जो है ये डिप्रेस्ड हो रही है, तो थीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 90 होगी। तो ये जो वैल्यू है आपकी नेगेटिव आ जाएगी, और नेगेटिव क्या शो करेगी कि जो राइज ना होके ये फॉल हो रहा है, कैपिलरी राइज ना होके कैपिलरी फॉल हो रहा है। इतना आपको समझना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज फॉर लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन फॉर स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे 2-3 वर्ड लिखे गए हैं। स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब होता है कि यदि हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वो एक ही डायरेक्शन में कर रहा है, यानी कि उसके अंदर अलग अलग डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। और स्टेडी का मतलब होता है डज नॉट डिपेंड ऑन दी टाइम, यानी कि यदि कोई फ्लूइड जो है उसकी प्रॉपर्टी टाइम पे डिपेंड नहीं करती, उसको हम बोलते हैं स्टेडी। और अनस्टेडी होता है तो वो टाइम के साथ में चेंज होती है उसकी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, डज नॉट डिपेंड ऑन दी प्रेशर। यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कैसे लगता है, यानी कि ये जो हमारा फ्लूइड है ये किसी बेस पे फ्लो हो रहा है, तो इसके एक लेयर की वेलोसिटी जो पास वाले की कम होगी, ऊपर वाले की ज़्यादा होगी। तो ये जो लेयर होती हैं इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, और उस फ्रिक्शनल फोर्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो जो हमारी विस्कोसिटी होती है उसको, डायनामिक विस्कोसिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हमारा प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। किस पे? हमारी विस्कोसिटी पे। और विस्कोसिटी क्या है? वो एक तरह का रेजिस्टेंस है। और यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी जो है हमारी लिक्विड की, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे लिक्विड की, गैसेस के लिए अलग हो जाएगा। तो लिक्विड में यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, लेकिन प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाई पास्कल लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, बाउंड्री लेयर थ्योरी, या फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन क्यों सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि हमारी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती हैं वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होती हैं, यानी कि मास जितना इनपुट हो रहा है उतना ही आउट होगा, यानी कि मास जो है वो कंजर्व रहता है, कम और ज़्यादा नहीं होता है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन मास पे बेस्ड है। इसका मतलब यदि हमारा फ्लूइड कंप्रेसिबल है या फिर इनकम्प्रेसिबल है, स्टडी है या अनस्टडी है, या फिर रोटेशनल है या फिर इरोटेशनल है, तो कोई सा भी फ्लूइड है उसको कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि रोटेशनल फ्लूइड क्या होता है और इरोटेशनल क्या होता है, यदि हमारा फ्लूइड पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, उसके साथ में एक पार्टिकल वो है अपनी जगह पे रोटेट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रोटेशनल फ्लो। और यदि फ्लूइड जो है वो रोटेशन नहीं कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, तो उसे हम बोलते हैं इरोटेशनल फ्लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फ्लो विच नेग्लेक्ट चेंज इन ट्रांसफर डायरेक्शन इज नोन एज। अब यहाँ पे जैसे मान लो 3 डायरेक्शन होती हैं, एक होती है एक्स, दूसरी वाई, और तीसरी जेड। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि एक्स डायरेक्शन में यदि मान लो हमारा फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है, तो जो बाकी 2 डायरेक्शन होगी वाई और जेड, इनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन। और जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सियल डायरेक्शन। तो यदि हमारा फ्लो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो यानी कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो फ्लो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है द फ्लूइड विच नेग्लेक्ट चेंजेस इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, यानी कि वाई और जेड डायरेक्शन में यदि फ्लो चेंजेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। और एक ही डायरेक्शन कौन सी है? एक्स डायरेक्शन। या फिर हम वाई मानेंगे तो वाई एक्सियल हो जाएगा, बाकी जो दोनों हैं वो ट्रांसफर डायरेक्शन हो जाएगी। तो यदि ट्रांसफर डायरेक्शन में चेंजेस नहीं हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे वन डायमेंशनल फ्लो। फ्लो जो है 1 डायमेंशनल हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है, या फिर 3 डायमेंशनल हो सकता है। क्योंकि यदि हमारा जो स्पेस में चेंजेस जो है एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे 1 डायमेंशनल। 2 स्पेस में चेंजेस हो रहा है, यानी एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो उसे हम 2 डायमेंशनल। और यदि तीनों डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल फ्लो।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच इनेबल इट टू रजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज नोन एज। तो हमारा जो फ्लूइड होता है यदि हम उसको खींचते हैं यानी कि टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, लेकिन फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी होती है कि कुछ टेंसाइल फोर्स यानी कि वो नेगलेक्ट होता है, लेकिन कुछ टेंसाइल फोर्स को वो रजिस्ट करता है। वो किसकी वजह से करता है? वो सरफेस टेंशन की वजह से करता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको पूछ रहा है कि प्रॉपर्टी किस वजह से हो रहा है तो सरफेस टेंशन, लेकिन सरफेस टेंशन किसकी वजह से हो रहा है? सरफेस टेंशन होता है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मैंने आपको अभी बताया था कि जो सेम मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, यानी कि ये हमारा लिक्विड है, इसका कोई मॉलिक्यूल है और ये दूसरा उसका मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं कोहेशन फोर्स। तो ये जो कोहेशन फोर्स की वजह से यदि हम इसमें टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो इन दोनों का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो इस टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करेगा, तो उसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो एक्चुअली होता तो वो कोहेशन की वजह से है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो आपकी हो जाएगी सरफेस टेंशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू। तो सबसे पहले आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी समझने से पहले मैं आपको बता देता हूं डायनामिक विस्कोसिटी। एक होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है कि शियर स्ट्रेस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन डी यू अपॉन डी वाई, यानी कि जो हमारा उसकी वेलोसिटी है वो स्पेस के साथ में कितनी चेंज हो रही है, वो हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यदि हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो इजिकल्स टू आ जाएगा म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ये जो म्यू है ये आपका है डायनामिक विस्कोसिटी, और डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शियर स्ट्रेस जो होता है वो उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो वाई जो है इसकी यूनिट होगी मीटर में और ये होती है मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे जो है आपका सेकंड बच जाएगा सिर्फ। तो इसका मतलब जो हमारी डायनामिक विस्कोसिटी है उसकी यूनिट होती है न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पास्कल, तो पास्कल इंटू सेकेंड भी यूनिट होती है। तो ये आपको जो यूनिट है ये आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। जो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि न्यू इजिकल्स टू म्यू अपॉन रो होता है। और यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी जो यूनिट है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये भी यूनिट आपको ध्यान रखनी है, आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि जो न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को यदि आप डेंसिटी से डिवाइड करोगे, डेंसिटी क्या होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती हैं, और ये जो न्यूटन को आप किलोग्राम में और कन्वर्ट करोगे तो आप इजीली पाओगे कि इसकी यूनिट जो है आपकी मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। इतना आपको समझना है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बल्क मॉडुलस के ऑफ फ्लूइड। तो बल्क मॉडुलस मैंने आपको अभी बताया था कि चेंज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और माइनस डी वी अपॉन वी होता है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दे रखा है। आपको फ्रेंड्स पता है मास जो होता है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो आपकी डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब यदि हम मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वी। मास हमेशा कांस्टेंट होता है, इसका मतलब रो इंटू वी जो है वो आपका होगा कांस्टेंट। ठीक है, यदि इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी रो और वी कांस्टेंट रह जाएगा, प्लस यदि हम वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करेंगे तो रो कांस्टेंट रह जाएगा, रो डी वी इज इक्वल टू आ जाएगा 0। यदि हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा आपके डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू डी रो अपॉन रो, यानी कि जो हमारा वैल्यू है माइनस डी वी अपॉन वी, इसको हम लिख सकते हैं डी रो अपॉन रो। और बल्क मॉडुलस के मैंने अभी क्या बताया था आपको, डेल्टा पी अपॉन माइनस डी वी अपॉन वी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी पी अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं डी रो अपॉन रो। और यदि रो को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा रो डी पी बाई डी रो, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूडोप्लास्टिक सब्सटेंस आर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड फॉर विच डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीजेज एज द रेट ऑफ शियर इंक्रीजेज। यानी कि यहाँ पे आपको समझना होगा कि सूडोप्लास्टिक क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड होते हैं, जैसे थिक्सोट्रोपिक, बिंगम प्लास्टिक, रियोपैक्टिक, सूडोप्लास्टिक, न्यूटोनियन या फिर डायलेटेंट।
तो मैं आपको सभी बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि शियर स्ट्रेस और शियर रेट, यानी कि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, इनके बीच में यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो यदि हमारा ग्राफ प्रोपोर्शनल आता है तो उसे हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। और न्यूटोनियन फ्लूइड जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मैंने आपको क्या बताया, टो इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। और यदि हम इसको n पावर होती हैं तो n की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, किसके लिए, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। और यदि n की वैल्यू लेस देन 1 होती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्यूडोप्लास्टिक। स्यूडोप्लास्टिक के लिए n की वैल्यू लेस देन 1 होती हैं। और यदि हम बात करते हैं n इज ग्रेटर देन 1 तो वो होती हैं डायलेटेंट फ्लूइड के लिए। अब यहाँ पे अलग टाइप के, ये तो हो गए 3 टाइप के फ्लूइड। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे 3 फ्लूइड और होते हैं। एक तो होता है रियोपैक्टिक और दूसरा होता है, सॉरी ये रियोपैक्टिक नहीं है, ये है थिक्सोट्रोपिक। फिर हम आइडियल बिंगम प्लास्टिक और फिर हम बात करते हैं रियोपैक्टिक। ये 3 फ्लूइड होते हैं। इनके लिए क्या होता है कि कुछ शियर स्ट्रेस जो है वो आपका इनिशियल चाहिए, यानी कि जो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे कांस्टेंट ए आ जाएगा प्लस म्यू डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन। एन की वैल्यू यदि 1 है तो उसे हम बोलेंगे आइडियल बिंगम प्लास्टिक। और लेकिन ए जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ शियर स्ट्रेस को, यानी कि इनिशियली कुछ हमको स्ट्रेस लगाना होगा, तब तक जो है शियर रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। और यदि हमारे एन की वैल्यू लेस देन 1 है, एन की वैल्यू यदि लेस देन 1 है तो वो हो जाएगा आपका थिक्सोट्रोपिक, यानी कि एन की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। यहाँ पे जो ये थिक्सोट्रोपिक है उसके लिए एन की वैल्यू लेस देन 1 होती है, और जो रियोपैक्टिक होता है उसके लिए एन इज ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सभी समझा दिए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि स्यूडोप्लास्टिक सब्सटेंस, स्यूडोप्लास्टिक के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि ये होता है आपका स्यूडोप्लास्टिक, जिसके लिए एन की वैल्यू लेस देन 1 होती है। यदि एन की वैल्यू लेस देन 1 है तो जो हमारी डायनामिक विस्कोसिटी है वो जैसे जैसे शियर स्ट्रेस जो है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेस है वो इंक्रीज होगा तो डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि एन की वैल्यू जो है लेस देन 1 है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टो इज इक्वल टू क्या है, म्यू डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन। और n की वैल्यू जो है आपके लेस देन 1 है। तो n की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी कि ये जो चीज़ इंक्रीज होगी तो ये चीज़ डिक्रीज होगी। तो यही आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, ये एक आइडियल कंडीशन है, यानी कि एक हाइपोथेटिकल फ्लूइड को हम बोल सकते हैं आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, यदि कोई फ्लूइड की विस्कोसिटी 0 है और उसकी यदि डेंसिटी कांस्टेंट है और उसका सरफेस टेंशन भी 0 है और वो एक इररोटेशनल फ्लो है, यानी कि उसके फ्लूइड जो है पार्टिकल रोटेशन नहीं करते, और फ्लूइड जो है वो स्टडी है, यानी कि टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता, ये सारी आइडियल कंडीशन फॉलो करता है, उसको हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। विस्कोसिटी 0 है और डेंसिटी कांस्टेंट है और सरफेस टेंशन भी क्या है, 0 है। डेंसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बोथ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पास्कल सेकंड इज द यूनिट ऑफ। तो मुझे उम्मीद है कि सभी का आंसर आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था जो हमारी डायनामिक विस्कोसिटी होती है उसकी यूनिट होती है न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पास्कल इंटू सेकेंड। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी, और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये जो हमारी डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी है इनकी 2 यूनिट और होती हैं, यानी एक एक और होती हैं। डायनामिक विस्कोसिटी की एक यूनिट होती है पोइज। पोइज जो होती हैं वो पास्कल इंटू सेकेंड को यदि हम 10 से डिवाइड करेंगे तो उसे हम बोल देंगे, यानी 10 टाइम्स होगा उसका तो हो जाएगा आपका पोइज। और यदि हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, उसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को हम बोलते हैं स्ट्रोक, STOKE। स्ट्रोक यूनिट आपको यदि पूछ ले किसकी है तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और पोइज जो है वो है डायनेमिक विस्कोसिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
When a fluid is in motion, the pressure at a point is same in all direction, then the fluid is. यहाँ पे आपने ध्यान से यदि क्वेश्चन पढ़ा है, एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ. When a fluid is in motion, the pressure at a point in same all direction, then the fluid is. तो यहाँ पे आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा. ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पास्कल लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ ये कहता है कि when fluid at rest, then pressure at a point in same in all direction. यानी कि मान लो ये हमारा कोई कंटेनर है, इसके अंदर हमारा लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है. तो लिक्विड इसके किसी भी पॉइंट पे, हम एक पॉइंट मान लो ये कंसिडर कर लिया, इसके चारों डायरेक्शन में यानी सभी डायरेक्शन में हमारा जो फ्लूइड है उसका प्रेशर सेम होगा एट ए पॉइंट. और यहाँ पे कुछ प्रेशर अलग होगा, लेकिन इस पॉइंट के चारों तरफ सेम होगा. ये कंडीशन कब होती है? जब फ्लूइड जो है आपका रेस्ट होता है, रेस्ट में होता है, यानी उसमें मोशन नहीं है तब. और ये कौन बोलता है? ये पास्कल लॉ कहता है. लेकिन यहाँ पे बात की गई तो आंसर जो है वो रियल फ्लूइड होता है यदि रेस्ट होता तो. लेकिन यहाँ पे बात हो रही है व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन. यदि फ्लूइड मोशन में होगा तो उसके अंदर कुछ विस्कोसिटी होगी, तो विस्कोसिटी की वजह से प्रेशर में चेंजेस आएगा, तो सभी डायरेक्शन में प्रेशर सेम नहीं होगा. यदि सेम है तो वो एक ही कंडीशन में हो सकता है जब हमारा फ्लूइड आइडियल हो. अगला क्वेश्चन देखते हैं. मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास सरफेस, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मरकरी इज ड्यू टू. मैंने आपको ये चीज़ बताई थी. यदि हमारा मान लो ये एक ग्लास ट्यूब है, इसके ऊपर यदि हम पानी रख देंगे, पानी की बूंद, तो पानी की बूंद जो है इसके ऐसे चिपक जाती है. तो चिपकती क्यों है? वो एडहेशन फोर्स में, यानी एडहेशन मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, यानी कि ये हमारा फ्लूइड है और ये हमारा ग्लास है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसकी वजह से ये चिपक जाती हैं. और ये जो एंगल जो होता है वो लेस देन 90 होता है. थीटा इज लेस देन 90, और लेस देन 90 को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल. दूसरा कंडीशन होता है कि यदि हमारा यही ग्लास ट्यूब है, इसके ऊपर यदि हम मरकरी रखेंगे तो मरकरी ऐसे चिपक जाती है, यानी कि चिपकती नहीं है. चिपकती नहीं है क्योंकि जो मरकरी के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है कंपैरिजन, किसके कंपैरिजन में? मरकरी और ग्लास के बीच में, इन दोनों के कंपैरिजन में. यानी कि जो एंगल बनता है वो ग्रेटर देन 90 होता है. ये जो थीटा की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 90. ये एग्जाम में सभी चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. और ये जो किसकी वजह से होता है? कोहेशन फोर्स की, यानी कि सेम मॉलिक्यूल की वजह से. तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. The velocity distribution for flow over a flat plate is given by u is equals to y minus y square, in which u is the velocity in मीटर पर सेकेंड एट ए डिस्टेंस y मीटर अबव दी प्लेट. यानी कि ये कोई प्लेट है, उसकी y डिस्टेंस पे उसकी वेलोसिटी जो है वो ये इक्वेशन शो करती है. What is the shear stress value at y is equals to 0.15 मीटर? The dynamic viscosity of fluid is 8 poise. मैंने आपको बताया था कि टो इज इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता है. तो यदि आप ये जो इक्वेशन है डी यू की वैल्यू इसको डिफ्रेंशिएट करोगे और यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा. मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ वापस. टो इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई. यू की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? y माइनस वाई स्क्वायर. और यदि मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ y के रेस्पेक्ट में, यानी कि डी यू अपॉन डी वाई क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 माइनस 2y, ये आ जाएगा. और y की वैल्यू कहाँ पे पूछी गई है? 0.15 पे, यानी कि 1 माइनस 0.515 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके 0.3, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.7. म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 8 पोइज, 8 पोइज. और पोइज क्या होता है? 1/10 पास्कल इंटू सेकेंड. तो आपको यूनिट जो है आपको हमेशा एम के एस में रखना है. तो ये आपका हो जाएगा 0.8 पास्कल इंटू सेकेंड. तो टो की वैल्यू कितनी है? म्यू इज हो जाएगा 0.8 इंटू डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू है आपके 0.7. तो 0.8 इंटू 0.7 कितना हो जाएगा? 0.54. यानी कि ऑप्शन जो है 0.8 इंटू 0.7 क्या हो जाएगा? 0.56. यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा. बस आपको फॉर्मूला जो है वो याद रखना है. न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टो इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई. और जो आपको पूछा गया है आप इजीली कर सकेंगे. अगला क्वेश्चन देखते हैं. ए हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन. फ्रेंड्स, दो जो हैं आपके, एक तो हाइड्रोमीटर होता है, एक होता है हाईग्रोमीटर. हाईग्रोमीटर, ये दोनों बहुत ही कंफ्यूज करते हैं.
हाइग्रोमीटर जो होता है, हाइग्रोमीटर ये ह्यूमिडिटी मेजर करता है। क्या मेजर करता है? ह्यूमिडिटी, यानी कि जो आपकी एयर के अंदर जितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी मेजर करता है हाइग्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर क्या मेजर करता है? तो ये आपका रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करता है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। रिलेटिव डेंसिटी का एक दूसरा और नाम है जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दोनों नाम आपको याद रखना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको ए दिया गया है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि हाइग्रोमीटर जो होता है वो ह्यूमिडिटी मेजर करता है और हाइड्रोमीटर जो है वो रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट इज। तो यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉपलेट के लिए प्रेशर पूछा गया है। मैं आपको इसका डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन 3 कंडीशन होती हैं। एक होता है आपका बबल। बबल का मतलब क्या होता है? बबल एक ऐसा होता है जिसके अंदर अंदर भी एयर होती है और बाहर भी एयर होती है। ये एक वाटर का जो सरफेस होता है। तो इसके लिए जो यदि मैं बात करूं बबल के लिए, तो होता है 8 सिग्मा अपॉन डी। डी जो है बबल का डायमीटर है और सिग्मा जो है आपका सरफेस टेंशन है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो बबल में ही होता है। फिर हम बात करते हैं ड्रॉपलेट की। ड्रॉपलेट का मतलब है कि एक बूंद है पानी की, यानी कि इसके अंदर पूरा जो है ये पानी है, एक ही सरफेस है। तो एक ही सरफेस है तो उसका जो प्रेशर होगा किसके लिए? ड्रॉपलेट के लिए। तो ड्रॉपलेट के लिए होता है 4 सिग्मा अपॉन डी। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये ड्रॉपलेट के लिए होता है। एक होता है आपका वाटर जेट, यानी कि ये मान लो कोई इसके अंदर से वाटर जेट निकलता है, तो वाटर जेट के लिए जो प्रेशर होता है वो होता है आपका 2 सिग्मा अपॉन डी। ये तीनों फॉर्मूला आपके याद रखने हैं। बबल के लिए सबसे ज़्यादा होता है 8 सिग्मा अपॉन डी। अब यहाँ पे कई बार एग्जामिनर क्या करता है, डी की जगह आर दे देता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी को, यानी कि यदि हमारा फॉर्मूला है बबल के लिए कितना है, 8 सिग्मा अपॉन डी है, तो यदि डी की जगह मैं 2 आर कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपके 4 सिग्मा अपॉन आर। तो 4 सिग्मा अपॉन आर किसके लिए हो जाएगा? बबल के लिए। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको ड्रॉपलेट के लिए बताया 4 सिग्मा अपॉन डी, तो आप कभी कभी वहाँ पे आर दे देता है तो भी 4 सिग्मा अपॉन आर कर देते हैं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 सिग्मा अपॉन डी को यदि आर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 सिग्मा अपॉन आर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि डी दिया हुआ है या फिर आर दिया हुआ है, यानी कि रेडियस दी हुई है या फिर डायमीटर दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू। तो मैंने आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट बताई थी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। मीटर को यदि हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को हम लिख सकते हैं स्टोक, STOKE, यानी कि ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी यूनिट है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। और न्यूटन की यूनिट आपको पता है M1 L1 T-2, ये आपको याद होगी क्योंकि ये 10वीं से स्टार्ट हो जाता है डायमेंशन। और मीटर की हो जाएगी आपके L1, तो L1 से L1 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा M1 L0 T-2। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन की मुझे उम्मीद है कि आपको डायमेंशन आती होगी, M1 L1 T-2। टू प्रिवेंट ऑसिलेशन ऑफ द मेनिस्कस द लेंथ ऑफ कनेक्टिंग ट्यूब शुड बी। मैंने आपको बताया था अभी कि वाटर का मान लो कोई कंटेनर है, इसके अंदर हम यदि पतली ट्यूब डाल देते हैं तो ये मान लो ये वाटर है तो ये कैपिलरी राइज होगा। तो कैपिलरी राइज होगा तो ये ऊपर जो है एक मेनिस्कस बनता है, यानी कि ये चांद के जैसे आकार का होता है, इसको हम बोलते हैं मेनिस्कस। यदि ट्यूब की लेंथ ज़्यादा है, यानी कि ये ट्यूब की लेंथ ज़्यादा है, तो ये मेनिस्कस में क्या होगा, ऑसिलेशन होगा, यानी कि उसकी मोशन जो है वो ऑसिलेटरी यानी ऐसे मोशन होता जाएगा। तो इसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, ट्यूब की जो लेंथ है उसको हम स्मॉल रखते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
है।